नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख से उत्तर प्रदेश में जाने वाली है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की ये यात्रा पहुंचेगी तो विपक्ष के नेता भी एकजुट होंगे, एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर से पूरे विपक्ष ने नो कह दिया है राहुल गांधी को। वो अखिलेश यादव हो, वो तो जिक्र कर रहे हैं कि उनको न्योता ही नहीं मिला है। उसके अलावा मायावती हो, जयंत चौधरी हो, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो क्यों राहुल गांधी की इस यात्रा से दूरी बनाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। संजू त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजू जी, क्यों, आखिर क्या वजह है कि विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? वो भारत जोड़ तो रहे हैं राहुल, लेकिन विपक्ष नहीं जोड़ पा रहे हैं। हाँ, तो उन्हें विपक्ष जोड़ो यात्रा की जरूरत है क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है और एक छतरी का हम जिक्र लगातार करते ही रहते हैं। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खुद को जहां तलाश नहीं पा रही है, वहां विपक्ष के सहारे ही सही खड़ी तो हो पाती, लेकिन यहां तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा को आप चुनावी संदर्भ से जोड़ते हैं, जो कि किसी भी राजनीतिक दल के ऐसे प्रयासों का होता ही है, तो पॉलिटिकली सबसे क्रूशियल राज्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है वो बड़ी नगण्य है। तो ऐसे में अगर उसके साथ वो तमाम ताकतें नहीं जुड़ती हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हैं, तो फिर कांग्रेस के प्रयासों में बहुत ज़्यादा रंग दिखेगा, ऐसा लगता नहीं है। बड़ा स्पष्ट है कि पिछले 10-15 सालों के अनुभव में ये क्लियर है कि जो मुख्य प्लेयर है कांग्रेस, वो नहीं है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ एक बार 2009 में अगर हम देखें तो उसे 20 सीटें आ गई थी लोकसभा की। उसके बाद कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें उन्होंने कोई भूमिका निभाई हो। राहुल गांधी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और इसकी स्थिति पराकाष्ठा तो ये थी कि अमेठी में 2019 में हार हो गई। अब राहुल गांधी की जो यात्रा 10 राज्यों से होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचनी है, तो उसमें इसीलिए शायद रखा गया कि ये तिरंगे के तहत होगा, भारतीय झंडे के तहत नहीं होगा, ताकि तमाम लोग जोड़े जा सकें। और उसका असर भी दिखा जब शुरुआत में ही हमें डीएमके के सुप्रीमो और तमिलनाडु के प्रमुख स्टालिन दिखे थे। बीच बीच में बहुत से लोग आते गए, आदित्य ठाकरे भी उसमें जुड़े, महाराष्ट्र में। हाँ, सुप्रिया सूले भी जुड़ी और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, सिनेमा के लोग, सब लोग जुड़ते चले गए। पर सबसे क्रूशियल राज्य जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश, वहां 3 जनवरी से प्रवेश होने वाला है। और सबों की निगाहें होंगी कि अगर कुछ करना है ऑपोजिशन को एज ए होल, तो उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है इस वक्त, और वो आपको उनसे छीननी पड़ेगी अगर कोई आप राष्ट्रीय स्तर पर डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं नतीजों में, तो 2024 में और उसके पहले के नतीजों में। तो और ये इस मायने में कि लोकसभा की अभी भी 65 सीटें ऐसी हैं जो कि उनके पास हैं। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि विधानसभा में इस बार और इसके पहले पिछली दफा दोनों बार इतनी ज़बरदस्त संख्या में सीटें आई हैं। 403 की सभा में हमेशा 300 के आसपास ले आना ये कोई बहुत आसान काम तो है नहीं, पर ऐसा हुआ है। तो फिर मान करके चलिए कि ये कोशिश राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते ये थी कि जो तमाम फोर्सेस बीजेपी के खिलाफ हैं उनको क्यों ना हम एकत्रित करने की कोशिश करें और एक आधारशिला बनाएं, वो जो कि 2024 में अपना रंग दिखाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने प्रयास में वो असफल हो गए। लेकिन क्योंकि हम अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाकियों से बेहतर काम किया था, जीत नहीं पाए। अगर अखिलेश यादव डिनाई करते हैं या फिर ये कहते हैं हमें न्योता ही नहीं मिला सीधे तौर पर, तो शायद वो अपना जो अतीत है उसे याद कर रहे होते हैं। 2017 में जिस तरह से 2 युवा नेता उस तरह के बैनर पोस्टर लगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद मायावती जी के साथ वो आए, लेकिन वो भी साथ नहीं चल पाया। तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ना उनके लिए नुकसानदायक है। इसलिए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वो सियासत करते हैं, वो पूरे देश की सियासत करते नहीं हैं, यहां आकर वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर एक रिस्क लेने की स्थिति में आना नहीं चाहते। देखिए,
आप इस आकलन में ये बात भी जोड़िए कि छोटे दलों के साथ जो गठबंधन किया गया तो उसमें उनको लाभ हुआ। हाँ, लाभ हुआ। उनको 2022 के जो चुनाव कुछ महीने पहले हुए थे उसमें इस बार उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और 111 सीटें ली और पूरा गठबंधन 125 सीटें ले पाया। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि बड़े दलों के साथ गठबंधन में कोई लाभ नहीं हुआ और छोटे दलों के गठबंधन में लाभ हुआ। पर यह आकलन पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए 2017 में जब हार हुई थी, राहुल और अखिलेश का गठबंधन हुआ था, उस वक्त कांग्रेस के भीतर बहुत ज़्यादा संशय ये था गठबंधन से पहले, चूँकि उस वक्त प्रशांत किशोर देख रहे थे पूरी स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की। तो ये संशय था कि 2012 से 2017 के बीच सरकार रही थी समाजवादी पार्टी की और सफलता असफलता के बीच कहीं वो चल रही थी, क्योंकि उस सरकार में अखिलेश चाचा और जमकर परिवार में ये जो द्वंद्व खींचातानी चल रही थी। खींचातानी तो चाचा शिवपाल एक तरफ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री एक तरफ, कोई सुपर मुख्यमंत्री कभी बनते थे कभी नहीं बनते थे और तीसरी एंगल को हमेशा आजम खान लीड करते रहते थे। तो ये बहुत असफल सफल सरकार, कच्चा पक्का रोटी जैसी स्थिति बनी हुई थी और उसके एंटी इनकम्बेंसी के साथ राहुल गांधी ने अपने आप को जोड़ लिया। और सफलता की बात जब हम करते हैं तो इस पक्ष को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप याद करें 2017 के चुनाव को, तो 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने जो कैंपेन स्टार्ट किया था वो था 27 साल यूपी बेहाल। तो 27 साल यूपी बेहाल में तो वो 27 साल में वो साल भी हैं जो मुलायम सिंह यादव के साल थे, जो अखिलेश यादव के साल थे। तो जब आपने एक बार कह दिया 27 साल यूपी बेहाल, फिर यूपी के 2 लड़के, तो कंफ्यूजन ये थी लोगों के बीच कि भाई आप अभी तो कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, उसमें समाजवादियों की भी सरकारें रही हैं, और अब अचानक से 27 साल, इसीलिए वो जोड़ रहे थे कि सन 89 में उनकी आखिरी सरकार कांग्रेस की आई थी, श्रीपत मिश्र की, और उसके बाद से कांग्रेस की कोई सरकार बनी यानी नहीं वहाँ उत्तर प्रदेश में। तो भाई आप कैसे, ये कन्फ्यूजन जो है वो कैसे, और इसका दोनों को नुकसान हुआ। राहुल गांधी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ, मात्र 7 सीटें आई थी उस वक्त 2017 में, और राहुल गांधी और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर थे, तो राज बब्बर ही संभवतः अग्री नहीं थे इस बात को लेकर कि आप गठबंधन में जाएं, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे। लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी से आए थे तो उन्हें आइडिया था कि किस तरह से ये असर करने वाला है, और शायद उनका आकलन सही निकला। लेकिन उस वक्त प्रशांत किशोर चूंकि टीम लीड कर रहे थे और प्रियंका गांधी उनकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, तो ये तय हो गया कि भले ही हमने कह रखा है कि 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद फिर वो यूपी के 2 लड़के वाली बात हो गई, मतलब जिसका विरोध कर रहे थे पहले उसी के साथ हो गए अब। तो वो बड़ा गड्ढम गड्ढ था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो 2014 में चुनाव जीतने के बाद अब वो एकदम अपने सबसे उदात्त रूप में सामने आ रही थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी बीजेपी के लिए। तो इसीलिए ये कहना कि भाई हम बड़े दलों के साथ जाते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, ये साथ नहीं जाने के लिए तो एक माकूल वजह है। लेकिन बड़ा दल है क्या कांग्रेस यूपी में? मायावती नहीं जाती है, समझ में आता है, क्योंकि मायावती जी की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं टकराव वाली स्थिति कांग्रेस के साथ रहती है। वो कई बार कांग्रेस को लताड़ चुकी हैं। अखिलेश यादव के जो मुद्दे हैं, जो वो बेसिकली मुद्दे उठाते हैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दे राहुल गांधी भी उठा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। बाकी राजनीतिक बातें तो वो कर ही रहे हैं, इन मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो। ऐसे में अगर अखिलेश यादव उनके साथ जुड़ते तो शायद और मजबूती के साथ अपनी बात कह पाते, लेकिन वो कुछ सोच विचार में है अभी भी। देखिए, जहाँ तक सवाल मायावती जी का है, तो पहले तो मायावती जी की जो अपनी राजनीति है, दलित राजनीति, तो ये पूरा वोट बैंक जो था वो किसी ज़माने में कांग्रेस के साथ था उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से काशीराम ने बहुत मुश्किल से इसे निकाल करके एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और उसके साथ स्थापित किया है। और वो बड़े ही लॉयल तरीके से
जमा हुआ है बीएसपी के साथ। इस बार के चुनाव में मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, कि भले ही पार्टी जो है वो उसका नेतृत्व शिथिल दिखाई पड़ता था, मायावती जी बहुत प्रचार करने के लिए निकली नहीं, लेकिन वो वोटर जो था वो कमिटेड था, वो बूथों पर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, उसके बस्ते लगे थे और बड़ा मेहनत कर रहा था। पता नहीं क्यों उनके नेतृत्व ने बाहर आकर के अपने कैंडिडेट्स को मजबूत नहीं किया। तो चूंकि हमेशा कांग्रेस के साथ एक रहता है कि भाई हमारा ये जो वोट बैंक है ये कांग्रेस से हमें मिला है, तो ये वापस कहीं न चला जाए, इस कारण से कांग्रेस से किसी भी तरह का आमद रफ्त कायम करने में मायावती जी हमेशा दूरी बना के रखती हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि मैंने देखा है सोनिया जी मायावती जी से मुलाकात करने गई, मायावती जी सोनिया जी से मुलाकात करने गई, पिछले विगत 15 वर्षों में ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन कभी भी कोई गठबंधन हो पाया इन दोनों के बीच में। प्रत्यक्ष परोक्ष शायद मदद भी होती हो एक दूसरे की, लेकिन कोई परोक्ष सामने गठबंधन रहा हो ऐसा नहीं है। ये डर तो अखिलेश यादव के साथ भी है ना। हाँ, अखिलेश यादव, अब देखिए अखिलेश यादव का जहाँ तक सवाल है, तो अखिलेश यादव की जो पृष्ठभूमि है वो समाजवादी राजनीति से आती है। समाजवादी राजनीति में हमेशा से कांग्रेस विरोध की एक लहर रही है। लोहिया जी, उनकी राजनीति ही दरअसल कांग्रेस के खिलाफ की राजनीति थी, क्योंकि हमेशा ये महसूस किया गया था भारतीय राजनीति में कि जो अगड़ा वर्ग है और जो दलित समुदाय है और जो अकलियत वर्ग है, ये तीन समुदाय कांग्रेस के साथ रहते हैं। अगड़े, दलित वर्ग और मुस्लिम, बीच में रह गया पिछड़ा वर्ग। ये पिछड़ा वर्ग बड़ा वर्ग है, इसकी राजनीति करने वाला कौन? तो हमेशा से ये देखा गया कि कांग्रेस के साथ ये लोग नहीं रहे हैं, और ये आंदोलन जो है वो 60 के दशक में, 70 के दशक में हमेशा से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक जमीन पर दिखा है। और पिछड़ों में अगर हम बात करें तो वो जो आंदोलन, समाजवादी आंदोलन जो लीड कर रहे थे लोहिया जी, वो पिछड़ों की ही राजनीति से था। संसोपा पार्टी उन्होंने बनाई थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। तो वो मान के चलते थे कि हम तो 60 है, 60% है, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। और इंदिरा जी जो है उस वक्त उनको दबाती थी, और इंदिरा जी की ही खिलाफत कर रहे थे चरण सिंह भी, वो भी देखिए पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, और जाटों को उन्होंने गोलबंद किया। यहाँ पर मुस्लिम समाज और जाट समाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर आप पाएँ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में ओबीसी वोट जो है वो गोलबंद हुआ था। तो इनकी राजनीति हमेशा से जो रही है, ओबीसी राजनीति, ये कांग्रेस के खिलाफ रही है। कांग्रेस के साथ जाकर के इन्होंने राजनीति नहीं की है। और आप इस बात को महसूस कीजिए कि सत्ता अगर छीनी गई समाजवादियों के द्वारा, तो किनसे छीनी गई? सही बात है। अगर 1989 में श्रीपति मिश्र कांग्रेस के सीएम थे, उसके बाद मुलायम सिंह यादव सीएम बने, तो कांग्रेसियों से ही तो सत्ता छीनी गई है। बिहार में 1989 में लालू यादव बने, वो दूसरे समाजवादी राजनीति के प्रणेता, उन्होंने सत्ता किससे छीनी? उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा से। लेकिन अब विचारधारा, ये सब कांग्रेस। लेकिन अब ये विचारधारा की लड़ाई हो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम पिछले चुनाव में देख चुके हैं, जैसे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चले गए, गेस्ट हाउस कांड हुआ, इतना बवाल हुआ, उसके बाद मायावती जी के साथ भी मुलायम सिंह यादव उस टाइम पे जीवित थे, तो उनके साथ भी उठना बैठना सब कुछ हुआ। तो अब वो विचारधारा वाली बात तो खैर नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो पॉइंट आउट की आज अखिलेश यादव ने, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। इस बात को मायावती बहुत पहले से कहती आई हैं। तो इन दोनों को जिस डर का जिक्र आपने किया कि ये हमारे वोट बैंक में ही सेंध मारेंगे अगर हम इनके साथ में आए, यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा से हर कोई दूर हट रहा है या फिर उसमें जुड़ना नहीं चाहता है। देखिए, अगर कांग्रेस इस स्थिति में होती कि वो वोट बैंक काट पाती, तो फिर शायद उन्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बुला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो उनकी अपनी जमीन मजबूत नहीं है। और देखिए, सवाल अगर अमेठी में दोबारा राहुल गांधी लड़ते हैं तो वहां पर समाजवादियों की जरूरत और बीएसपी की जरूरत पड़ती है वहां पर चुनाव जीतने में। तो स्थिति आज की तारीख में ऐसी नहीं है कि वोट कट जाएंगे अखिलेश के अगर वो कांग्रेस के साथ चले गए। दरअसल यहाँ पर इंडिविजुअल नेतृत्व जो है वो सामने वाली नेतृत्व को स्वीकारेगा नहीं। थोड़ा
यूँ कह लें हम कि एक जो विचारधारा है वो अपने आप में सेपरेट करती है कांग्रेस को और समाजवादी को, और बड़ा कृत्रिम सा लगता है इनका साथ आना। लेकिन दूसरा ये है कि दोनों करीब करीब 4-5 सालों का फासला है, एक ही एज ग्रुप के नेता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और कंसिस्टेंसी जिस तरह से साथ चलने में 2017 में हमने देखी वो नहीं रही थी, तो बहुत ज़्यादा वो प्रभावित कांग्रेस से नहीं हुए। दूसरी, कांग्रेस की कोई ज़मीन नहीं है। बात यह है कि जब मैं आपको बुलाऊं तो आपको मुझ में भी देखना है कि मेरा साथ क्या फ़ायदा देगा, और मैं जब और आप जब मुझे बुलाएं तो आपको भी देखना है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अखिलेश को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ये 3 ज़िलों से गुजरेगी, गाजियाबाद और बागपत और उसके बाद शामली, तो इन 3 इलाकों में तो अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रभावी है तो वो जयंत चौधरी हैं। और वो उनके पास ही है पहले से, वो पहले से है, और उन्होंने इसीलिए जयंत चौधरी ने भी मना किया, क्योंकि कांग्रेस से उनको कोई फायदा नहीं है। जयंत चौधरी के पास चरण सिंह की राजनीति की लेगेसी है, तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर मान लीजिए कि कल को कोई गठबंधन होना है तो जयंत चौधरी, अखिलेश और मायावती का गठबंधन होता है, तो इलेक्टोरली इसका कोई मतलब तो निकल सकता है, क्योंकि हमने 2019 में देखा कि एक मतलब निकला। 15 सीटों पर प्रदेश की जीत अगर होती है मायावती और अखिलेश के गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं तो वो असर दिखा। लेकिन कांग्रेस के पास अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, वो जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, और अखिलेश या मायावती या जयंत चौधरी उसे जमीन बनाने देने में सहयोग नहीं करेंगे। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भी ये बात समझते हैं, या फिर कांग्रेसी भी ये बात समझते हैं कि इतना टाइम जो है अगर उत्तर प्रदेश में खपाएंगे, इसीलिए वो 2 दिन में 3 दिन में अपनी यात्रा खत्म करके जा रहे हैं। हाँ, पर मुझे लगता ज्यादा है कि रिस्पॉन्स मिले, उसको लग नहीं रहा है कि ये उम्मीद है, इसीलिए हो सकता है आगे कोई और यात्रा करें राहुल गांधी, उसमें पूरा कवर करें उत्तर प्रदेश एक साथ, इधर छू के निकल रहे हैं खाली। हाँ, पर अभी और उसमें क्या बहुत ज़्यादा फासला तो रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों यात्राएं 24 के पहले ही होनी है, जो हो रही है और जो होगी। नहीं हो सकता है तब करीब हो चुनाव तो कुछ और हवा जो है बदली हो। अभी तो फिलहाल जिन 9 राज्यों में चुनाव होने, हो सकता है जम्मू में कुछ महीनों बाद अगर राहुल गांधी यात्रा करते हैं और कांग्रेस की जमीन मजबूत हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि ये आकलन हमारा सटीक होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रयास उस राज्य में होना जरूरी है जिसके पास 80 सीटें हैं लोकसभा की। आप कितना भी कमजोर हो, वो प्रयास करते दिखने चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि राजनीतिक दलों को लगे कि इनके पास ताकत है, और भारत जोड़ो यात्रा की यही भूमिका है कि देखिए, कांग्रेस के पास एक वो रिकॉर्ड है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सबसे कट्टर विरोध करता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। तो ये एक अचीवमेंट राहुल गांधी के पास है, और कांग्रेस में लोग ये बात मानकर चलते हैं कि हमारे वोट की बार्गेनिंग नहीं होगी, या ऐसा नहीं है कि जैसे मायावती जी पर आरोप लग जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास दे रही हैं, बी टीम कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो लेकिन ये नहीं लगता है। तो आपका ये इस मायने में ये आकलन सही हो सकता है कि अभी 3 राज्यों में अगर अकेले राहुल चले और सब कुछ भीड़ वैसी दिखी जैसी कि दिख रही है, तो फिर उस यात्रा जो कि इसके बाद शायद होनी है उत्तर प्रदेश में, उसमें और जमीन मजबूत दिखेगी। एक चीज ये भी सुगबुगाहट है कि प्रियंका गांधी बहुत दिन जब से हार हुई है तब से सक्रिय तो रही नहीं है। अब क्योंकि राहुल की यात्रा चलेगी तो प्रियंका भी उसमें शामिल होंगी। नहीं, इसमें सुगबुगाहट की बात नहीं है। नहीं, वो शामिल होंगी। सुगबुगाहट इस बात की कि प्रियंका हो सकता है अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ जाए। हाँ, वो तो बात की बात है, क्योंकि वो प्रभारी महासचिव है उत्तर प्रदेश की, तो मतलब वो इस मायने में कि वो प्रभारी महासचिव है, उन्हें तो यात्रा में होना ही है। हाँ, और वो तो साथ चलेंगी ही, क्योंकि हर प्रदेश में जो प्रभारी महासचिव है वो तो यात्रा में होता ही है। प्रियंका की मौजूदगी वहां बढ़ाना, प्रियंका की सक्रियता ज्यादा बढ़े, शायद इसलिए राहुल गांधी ज्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में ज्यादा घूम नहीं रहे हैं। क्या ये एक वजह, कुछ ऐसा लगता है क्या?
थोड़ा स्पेक्युलेटिव होगा इस पर जाना, क्योंकि इस बारे में कोई निश्चित जानकारी तो हमारे पास है नहीं कि वो ये चाहते हैं कि प्रियंका वहाँ पर रहें, इसीलिए, क्योंकि ये अभी ये सब कयासों के दायरे की बात है। पर चूंकि वो प्रभारी महासचिव हैं तो इन तीनों जिलों में जब वो मार्च करेंगे तो वो साथ रहेंगी। जयंत चौधरी ने कह दिया है कि एंगेजमेंट हमारा है तो हम साथ नहीं आ सकते। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे पास तो न्योता ही नहीं आया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। और मायावती जी ने भी कह दिया है कि हम नहीं। तो कांग्रेस को तो अकेले ही चलना है, और जब तक ये अकेले रहेंगे, मायावती या राहुल गांधी या फिर समाजवादी, तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके बावजूद अगर अखिलेश कह रहे हैं तो मानकर चलिए कि अखिलेश को लगता है कि उनकी अपनी राजनीति जो है वो राहुल गांधी के साथ जाकर नहीं सधती है। और ये अगर सोच रहेगी, अगर उनकी राजनीति को लगता है कि वो फायदा है मायावती जी के साथ जाने से, जयंत के साथ जाने से, तो वो इसीलिए है कि कांग्रेस की अपनी जमीन नहीं है। ये राहुल गांधी को समझना होगा। और अगर वो जमीन इतने प्रयासों के बाद नहीं बन पाई है, प्रियंका गांधी ने भी कोशिश कर ली, राहुल गांधी लगातार कोशिश करते रहे थे, रायबरेली में लगातार वो जीतती आ रही हैं सोनिया जी, तो फिर एक नए सोच की ज़रूरत है। इसलिए इसको इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि आखिर उन्होंने अगर मना किया है तो वो इसलिए मना किया है कि आपकी राजनीतिक वक्त तो कहीं ना कहीं सियासी डर जो है विपक्ष में है। डर इस बात का है कि हमारे वोट ना चले जाएं या फिर हम कमजोर ना हो जाए राहुल गांधी के साथ। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि विपक्ष को यह लगता है कि कांग्रेस के साथ जाके हमारा कोई फायदा नहीं है, और इस कारण से उनके साथ जाकर के कल को अगर गठबंधन की बातें आ गई तो फिर उन्हें सीटें देनी पड़ेंगी। तो कांग्रेस के साथ हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल कांग्रेस को यह आईना दिखाने जैसा है, क्योंकि जरा भी अगर संभावना होती तो साथ चलते या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते। ऐसा ना अखिलेश यादव ने किया, ना मायावती ने किया, ना जयंत चौधरी ने किया, और न ही आम आदमी पार्टी ने किया। ये सब उस जगह के दावेदार हैं जो आज की तारीख में। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग चीज और कि बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा दिन रह नहीं रहे, बिहार जा नहीं रहे, जहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं वो ज्यादा मजबूती के साथ वहां पे काबिज हैं, वहां पे राहुल गांधी अभी नहीं गए हैं, या फिर जिस तरह से डिनाई कर दिया गया, वो या तो दिखाना नहीं चाहते हैं कि विपक्ष एक साथ नहीं है, क्योंकि अब तो एक परिस्थिति हो गई कि यूपी में आप जा रहे हैं, वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं विपक्ष के वो आपके साथ जुड़ नहीं रहे। हो सकता है बंगाल अगर जाते तो हो सकता है ममता बनर्जी भी मना कर देती, बिहार जाते तो हो सकता है आरजेडी या ये लोग मना कर देते, जेडीयू मना कर देती साथ में जुड़ने से। तो ये सिचुएशन हो सकती थी, शायद इसीलिए उन राज्यों को जहां से खतरा था या तो उनको छू के निकल रहे या तो गए जा ही नहीं रहे। अब देखिए आने वाले दिनों में पता चलेगा, अगर दोबारा वो यात्रा करते हैं उन राज्यों में तब तो ये शंका निर्मूल हो जाएगी। लेकिन अभी तो शायद उन राज्यों में अगर वो नहीं जा रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि दिल्ली में जब आए तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ चल रहे हो ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी उनके साथ नहीं जुड़ी। तो कुल मिलाकर जो एकला चलो वाली उन्होंने रणनीति अपनाई है उसमें विपक्ष नहीं जुड़ रहा है, और विपक्ष नहीं जुड़ रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा कैसे सक्सेसफुल कर पाएंगे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 80 सीटें आती हैं, बिहार से 40 सीटें आती हैं, 120 सीटों के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं अपनी इस शो में। तो अगर वो सीटें नहीं साध पाए, उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए, तो फिर 2024 और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें बताइए कमेंट करके कि विपक्ष को अगर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जोड़ नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी तो कमी कहां पर रह रही है, क्या दिक्कत आ रही है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर। कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।